Hello everyone. So we have started with the chapter salary, wherein we are studying how to calculate income under the head salary, which gets taxable under the Income Tax Act 1961. Till now we have covered the basic meaning of salary and the various components which get added to the basic salary and make up the total part of gross salary. Then we also discussed about the various deductions under section 16 which are to be reduced or which are to be subtracted from gross salary, and after subtracting those deductions we get a total component of net salary or the income under the head salaries. From this class we are going to discuss the various topics or the various components जिनको बेसिक सैलरी में ऐड किया जाता है. The very first component is allowances. Now what are the allowances? Allowances are the cash payments which are made by the employer to the employee, and these are apart from the basic salary. Means basic salary के अलावा एक employer अपने employee को कोई भी cash में extra benefit देता है उसको हम allowances कहते हैं. The main condition here is that they should be in cash form, because if they are in kind form then वो allowances नहीं होते, उनको हम perks या फिर perquisites बोलते हैं. Now एक employer अपने employee को different types of allowances provide करता है, different nature के या फिर depend करता है कि वो किस जॉब में काम कर रहा है. कई बार उसको रेंट का चार्ज दिया जाएगा, कई बार उसको मेडिकल फैसिलिटी दी जाएगी, चिल्ड्रन के एजुकेशन का अलाउंस दिया जाएगा. सो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ अलाउंसेस. नाउ जितने भी अलाउंसेस हैं उनको 3 पार्ट्स में इनकम टैक्स एक्ट के अंडर डिवाइड किया हुआ है. द वेरियस टाइप्स ऑफ अलाउंसेस आर फुली टैक्सेबल, पार्टली टैक्सेबल एंड फुली एग्जम्प्ट. These are the 3 main types of tax allowances. एक वो है जिनके ऊपर पूरे का पूरा टैक्स लगना है, मीन्स उनकी अमाउंट एज इट इज ऐड कर दी जाएगी बेसिक सैलरी में. एक वो अमाउंट है जो पार्टली टैक्सेबल है. कुछ ऐसे अलाउंसेस हैं जिनकी फुल अमाउंट टैक्स नहीं की जाती, फुल अमाउंट के ऊपर टैक्स नहीं निकाला जाता, उनमें से कोई ना कोई अमाउंट डिडक्ट की जाती है और बाकी की पेमेंट पर ही टैक्स लगाया जाता है. और कुछ ऐसे अलाउंसेस होते हैं जो फुली एग्जम्प्ट हैं. फुली एग्जम्प्ट होने का मतलब उनके ऊपर किसी भी टाइप का कोई भी टैक्स अप्लाई नहीं किया जाएगा अंडर द हेड इनकम फ्रॉम सैलरीज और अंडर इनकम टैक्स एक्ट 1961. दोज आर फुली एग्जम्प्ट. No tax is chargeable on those allowances. Now the main topic is कि जो fully exempt हैं उनके सिर्फ आपको names learn करने हैं, आपको list learn करनी है. जब भी वो आपको question में दिए होंगे आपको उनको ignore कर देना. जो fully taxable हैं उनकी आपको list learn करनी पड़ेगी कि whatever the sources are here हमें उनको पूरे का पूरा ऐड करना है, कुछ भी डिडक्ट नहीं करेंगे. जो कैलकुलेशन बनती है वो मेन कैलकुलेशन आपकी पार्टली टैक्सेबल में बनती है, क्योंकि यहाँ पर हमें देखना पड़ता है कि कितना टैक्सेबल है और कितना आपका डिडक्ट किया जाएगा, कितने के ऊपर आपका टैक्स नहीं लगना है. दैट इज़ द मेन पॉइंट ऑफ कैलकुलेशन. नाउ दोज विच आर फुली टैक्सेबल, उसकी जो लिस्ट है that is given in the notes, you have to learn this list. जो आपके fully exempt हैं again उनकी list है, you have to learn this. Now what are the taxes which are partly taxable? Partly taxable के केस में सबसे फर्स्ट हमारे पास अलाउंस आता है हाउस रेंट अलाउंस अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 13A. और एक सेकेंड कैटेगरी है स्पेशल अलाउंसेस की अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 14. स्पेशल अलाउंसेस में डिफरेंट टाइप्स ऑफ फर्दर अलाउंसेस हैं. टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस विद द हाउस रेंट अलाउंस.
नाउ व्हाट इज़ द बेसिक मीनिंग ऑफ हाउस रेंट अलाउंस? अब हमने देखा है कि इन टुडेज़ एरा काफ़ी ऐसी कंपनीज़ हैं जो लोकेटेड एक प्लेस पर हैं, बट वो अपनी रिक्रूटमेंट डिफरेंट एरियाज़ में जाकर करते हैं. लेट्स सपोज एक कंपनी है, गुड़गांव में उसकी लोकेशन है. वो अपने कैंडिडेट्स को या अपने एम्प्लॉयज़ को इंडिया के हर एक पार्ट में से रिक्रूट करते हैं, बीट नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट. अगर वो हर एक पार्ट में से अपने वर्कर्स को रिक्रूट कर रहे हैं, दैट मीन्स उन एम्प्लॉयज़ को अपने मेन एरिया को छोड़कर डिसलोकेट करके गुड़गांव एरिया में आकर वर्क करना होगा, जिसकी हमने अभी एग्जांपल ली है. सो इफ़ दे हैव टू वर्क इन दैट एरिया, तो उनको रहने के लिए घर चाहिए. तो वो क्या करेंगे, अब एक घर रेंट पर लेंगे जहाँ पर रहकर वो अपनी मेन कंपनी के लिए काम करने के लिए जाया करेंगे. अब क्योंकि कंपनी के लिए काम करना था, इसकी वजह से उनको अपनी सिटी छोड़कर आनी पड़ी. उनको एक न्यू एरिया में आना पड़ा और वहाँ पर उनको उस नए घर का रेंट पे करना पड़ रहा है, जस्ट फॉर द सेक ऑफ गेटिंग रिक्रूटमेंट इन दैट कंपनी. तो इस वजह से एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को एक हाउस रेंट अलाउंस देता है, सो दैट उसके जो रेंट का खर्चा है, जो वो सिटी डिसलोकेट करके आया है, उसके जो रेंट का खर्चा है वो कंपेंसेट हो सके. तो इट इज़ अ सॉर्ट ऑफ कंपेंसेशन विच इज़ पेड बाय द एम्प्लॉयर टू द एम्प्लॉई फॉर द रेंट ऑफ द हाउस in which that employee is residing, because he has to move from his own city to work for the company in which he is currently employed. This is called house rent allowance. अब ये पेमेंट जो है ये कैश में दे दी जाती है. एम्प्लॉयर एम्प्लॉय की सैलरी में हाउस रेंट अलाउंस ऐड करके उसको टोटल अमाउंट दे देगा. नाउ ये हाउस रेंट अलाउंस की कैलकुलेशन कैसे होती है, या कितना पार्ट इसका टैक्सेबल है, कितना एग्जम्प्ट है, दैट वी हैव टू स्टडी हियर. ओके, सो अलाउंसेस विच आर पार्टली टैक्सेबल, पार्शली टैक्सेबल, हमने वो केस यहाँ पर रीड करना है. हाउस रेंट अलाउंस है. अब कितना पार्ट एग्जम्प्ट है या कितना टैक्सेबल है वो इस मेन क्राइटेरिया पर डिसाइड होता है कि आपने किस एरिया में आकर उस घर को रेंट पर अकोमोडेट किया. क्या वो एक मेट्रो सिटी है या फिर वो एक अदर सिटीज़ में आती है. मीन्स आपने अपनी सिटी छोड़कर जिस एरिया में अब घर लिया है, वहाँ की मेन एरिया को देखा जाएगा, इज़ इट कवर्ड अंडर मेट्रो सिटी और इट इज़ अ नॉर्मल सिटी. तो दोनों की अलग अलग कैलकुलेशन होती है. नाउ हियर इज़ वन लाइन रिटन just above the table. HRA granted to an employee is exempt to the extent of least of the following. जितना भी एक HRA एक एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को देता है, उसमें से एक अमाउंट एग्जम्प्ट होगी. और वो एग्जम्प्ट करने वाली अमाउंट आप कैसे निकालोगे, जो भी गिवन 3 आइटम्स आपको टेबल में दी हैं उनका लीस्ट. HRA granted to an employee is exempt to the extent of least of the following. Now what is that amount? Firstly, I am dealing with the metro cities case. Metro cities like Delhi, Kolkata, Mumbai and Chennai, first you have to take HRA actually received for the relevant period. आपके एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉई को जितनी भी पेमेंट HRA के फॉर्म में की है, आप वहाँ पर फर्स्ट पॉइंट में उसको लिखोगे. रेलेवेंट पीरियड का मतलब जितनी देर तक उसने रेंट पे किया था उतनी देर तक के लिए ही उसको HRA का टाइम लेना होगा. वी विल सॉल्व क्वेश्चंस दैट वुड एक्सप्लेन दिस पॉइंट मच बेटर. बट हेयर यू हैव टू टेक द HRA जो एक्चुअल में रिसीव किया है एम्प्लॉय ने एम्प्लॉयर से. सेकेंड पॉइंट है आपका रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी फॉर द रेलेवेंट पीरियड. अब उस एम्प्लॉई ने एक्चुअल में रेंट पे कितना किया है वो पार्ट माइनस 10% ऑफ सैलरी. जो उसकी सैलरी है उसका 10% माइनस कर दो उस रेंट पेड में से,
सेकेंड कॉम्पोनेंट आपने वो लेना है. नाउ द थर्ड पॉइंट, 50% ऑफ सैलरी फॉर द रेलिवेंट पीरियड. हमारा जो रेलिवेंट पीरियड बनता है उसकी 50% ऑफ सैलरी. अब इन तीनों के ही तीनों पॉइंट्स को निकाला जाएगा. जो भी लीस्ट अमाउंट होगी वो आपकी एक्चुअल HRA रिसीव में से माइनस कर दी जाएगी. सो इफ यू आर रिसीविंग 10,000 इन टोटल, तो उसमें से कौन सी अमाउंट डिडक्ट होनी है, एग्जम्प्ट होनी है, वो इन तीनों का लीस्ट फिगर. अब अगर हम देखें कि ये तो था हमारा मेट्रो सिटीज़ का केस, बाकी की सिटीज़ में क्या चेंज है. अगर अदर सिटीज़ में लोकेशन है तो देयर इज़ जस्ट वन चेंज जो आपका पॉइंट नंबर 3 है. मेट्रो सिटीज़ के केस में आपने 50% ऑफ सैलरी लेना है, बट अदर सिटीज़ के केस में आपको 40% ऑफ सैलरी कंसीडर करना है. दैट्स इट. रेस्ट ऑफ द मेथड इज सेम. रेस्ट ऑफ द above 2 पॉइंट्स आर सेम. अब यहाँ पर पॉइंट नंबर 2 एंड पॉइंट नंबर 3 दोनों ही केसेस में आपको एक वर्ड यूज़ किया है सैलरी. 10% ऑफ सैलरी, 50% ऑफ सैलरी, 40% ऑफ सैलरी. सैलरी का यहाँ पर एक डिफरेंट मीनिंग है और आपको सैलरी के बाकी के चैप्टर्स में भी, बाकी के इसके टॉपिक्स में भी सैलरी के डिफरेंट मीनिंग्स मिलेंगे जो हमें इनकम टैक्स लॉ ने 1961 एक्ट के अंदर डिफाइन कर दिए हुए. नाउ सैलरी हेयर मीन्स, सेकेंड पॉइंट, बेसिक सैलरी, DNS allowance if provided in terms of employment and commission as a fixed percentage of turnover. हमने जो भी यहाँ पर सैलरी लेनी है वो क्या लेनी है, आपकी जो बेसिक सैलरी है, जो बेसिक पे है, और उसमें आप ऐड करोगे अगर आपको कोई भी DNS अलाउंस मिल रहा है. इफ प्रोवाइडेड इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड कमीशन एज अ फिक्स्ड परसेंटेज ऑफ टर्नओवर. और वो जो आपको DNS अलाउंस मिल भी रहा है वो कैसे मिल रहा है, एम्प्लॉयमेंट के कारण और एक टर्नओवर का फिक्स्ड परसेंटेज है. नाउ एक और टर्म हमने ऊपर कैलकुलेशन में यूज़ की है काफ़ी पॉइंट्स में, रेलेवेंट पीरियड. अब रेलेवेंट पीरियड का मतलब क्या है. थर्ड पॉइंट, रेलेवेंट पीरियड मीन्स द पीरियड ड्यूरिंग विच द सेड अकोमोडेशन वॉज ऑक्यूपाइड बाय द असेसी ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर. जितने महीने एम्प्लॉय एक रेंटेड अकोमोडेशन में रहेगा उतने मंथ्स का ही HRA कैलकुलेट होता है. जब वो एक रेंटेड अकोमोडेशन में रहा ही नहीं तो उस टाइम का HRA लॉजिकल ही नहीं है. Now there is one note given, number 1. Exemption is not available to an assessee who lives in his own house or in a house for which he has not incurred the expenditure of rent. अगर आपका एम्प्लॉय अपने ही घर में रह रहा है जहाँ पर वो रेंट पे नहीं कर रहा, या फिर वो एक ऐसे घर में रह रहा है जहाँ पर उसने रेंट पे नहीं किया, मे बी वो अपने रिलेटिव्स के घर में रहने लग गया हो और वहाँ से आपकी कंपनी में आते हैं, सो दैट मीन्स उस पर्सन ने, उस वर्कर ने तो कोई रेंट पे ही नहीं किया. तो अगर उसका कोई खर्चा ही नहीं है तो उसको इस केस में कोई एग्जम्पशन नहीं मिलेगी. जितना भी उसको हाउस रेंट अलाउंस रिसीव होगा वो सारे का सारा टैक्सेबल हो जाएगा. एग्जम्पशन सिर्फ उन्हीं एम्प्लॉयज़ को मिलती है जिन्होंने एक्चुअल में कोई रेंट पे किया है, और एग्जम्पशन भी उसी टाइम के लिए मिलेगी जितने टाइम तक आपने रेंट पे किया. अगर आपने 12 मंथ्स में से सिर्फ 9 मंथ्स के लिए ही रेंट पे किया है तो जो हमने ये 3 पॉइंट्स निकाले हैं ये आप सिर्फ और सिर्फ 9 मंथ्स के लिए ही कैलकुलेट करोगे. बाकी के 3 मंथ्स में आपने रेंट पे नहीं किया तो आपका उन 3 मंथ्स का जो HRA है वो पूरे का पूरा टैक्सेबल हो जाएगा. Now there is one example which we are going to solve. Illustration number 1. Mr. Rajkumar has the following receipts from his employer.
मिस्टर राजकुमार हैं, एक एम्प्लॉई हैं और उनको अपने एम्प्लॉयर से ये सारी चीज़ें रिसीव हुई हैं। बेसिक पे है उनकी 3000 पर मंथ। हर महीने उनको 3000 रुपीज़ बेसिक पे मिल रहा है। देन डीएनएस अलाउंस 600 पर मंथ, कमीशन मिलती है उनको 6000 पर एनम। यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कि वो किस यूनिट की फॉर्म में आपको क्या मिल रहा है। मोटर कार फॉर पर्सनल यूज, एक्सपेंडिचर मेट बाय द एम्प्लॉयर 500 पर मंथ। हाउस रेंट अलाउंस 900 पर मंथ आपको रिसीव हो रहा है। जो एम्प्लॉयर हैं, एम्प्लॉई हैं, उनको अपने एम्प्लॉयर से ये पर्टिकुलर थिंग्स रिसीव हुई हैं। Find out the amount of HRA eligible for exemption to Mr. Rajkumar, assuming that he paid a rent of rupees 1000 per month for his accommodation at Kanpur. अब आपको HRA निकालना है जो कि टैक्सेबल है और जितनी भी अमाउंट उसमें से एग्जम्प्ट होनी चाहिए वो एग्जम्प्ट करके मिस्टर राजकुमार के लिए क्या एज्यूम करना है कि एक्चुअल में जो वो एम्प्लॉई है वो रेंट कितना पे कर रहे हैं, 1000 पर मंथ। कहाँ पर उन्होंने वो रेंटेड अकोमोडेशन ली है, कानपुर में। अब कानपुर एक ऐसा एरिया है जो मेट्रो सिटी नहीं है, तो आप इसमें कौन सा केस कंसीडर करोगे, अदर सिटीज़ का। इवन इफ अगर आपको क्वेश्चन में कोई इन्फॉर्मेशन ना दी होती कि उसकी प्लेस ऑफ लोकेशन क्या है, अकोमोडेशन क्या है, देन आप उसको अदर सिटीज़ का केस ही मानकर चलोगे। यू विल नॉट कंसीडर इट एज अ मेट्रो सिटी। DA फॉर्म्स पार्ट ऑफ सैलरी फॉर रिटायरमेंट बेनिफिट्स। अब इसका क्या बेनिफिट है, DA फॉर्म्स पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट्स, इस इंफॉर्मेशन को देने का, दैट आई विल लेट यू नो आफ्टर कंप्लीटिंग दिस क्वेश्चन। अब हमें यहाँ पर HRA की जितनी भी अमाउंट है जो हमें रिसीव हुई है वो बताना है कि उसमें से कितना टैक्सेबल है, कितना एग्जम्प्ट है। एवरी टाइम यू हैव टू फर्स्टली कंसीडर कि आपने एक्चुअल में HRA रिसीव कितना किया। सो द एक्चुअल HRA रिसीव्ड ड्यूरिंग दिस कोर्स इज 900 पर मंथ। दिस इज द अमाउंट जो एक एम्प्लॉय रिसीव कर रहा है। सो इन दिस केस अगर हम लें HRA received is 10,800. Now why 10,800? 900 multiplied by 12. HRA received. हमें डेट्स, हमें मंथ्स कुछ भी मेंशन नहीं है, डेट्स मेंशन नहीं है, हम यही एज्यूम करेंगे कि वो 12 महीने ही रेंटेड अकोमोडेशन में रहा। तो 12 महीने में उसने कितना HRA रिसीव किया, 10,800। अब हम देखेंगे कि उसमें से कितना एग्जम्प्ट है। एग्जम्पशन लेने के लिए हमें वो 3 टाइप्स ऑफ अमाउंट्स कैलकुलेट करनी पड़ेंगी। कौन सी, जो अभी हमने टेबल में डिस्कस की हैं, दिस पार्ट। ये जो टेबल है इट इज़ रिगार्डिंग द अमाउंट विच यू हैव टू एग्जम्प्ट फ्रॉम योर HRA। 10,800 में से आपको मिनिमम इन तीनों वाली फिगर को माइनस करना है। HRA एक्चुअली रिसीव्ड, rent paid minus 10% of salary or 40% of salary for the relevant period. So let's find out these 3 items here. सबसे पहले A part, actual HRA received 900 into 12 for the relevant period. relevant period यहाँ पर 12 months है, done. सेकेंड केस हमने लेना है रेंट पेड माइनस 50% ऑफ माइनस 10% ऑफ द सैलरी। अब रेंट पे कितना किया है एम्प्लॉय ने, 1000 पर मंथ, इट इज गिवन इन द क्वेश्चन हेयर, 1000 पर मंथ फॉर हिज अकोमोडेशन। तो ये उसका एक्चुअल रेंट पेड है। सो रेंट पेड इज 1000 पर मंथ विच यू हैव टू टेक 1000 into 12 minus 10% ऑफ सैलरी। अब हमने सैलरी का मीनिंग किया था, सैलरी का मतलब यहाँ पर क्या है, बेसिक सैलरी प्लस DNS अलाउंस। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ बेसिक पे,
Basic pay here is rupees 3000 per month. DNS allowance कितना है? 600 per month. That means you have to add these two because salary here means basic salary plus DNS allowance. 3000 plus 600, that is 3600. It is a per month expenditure, per month salary. इसको हम 12 से मल्टीप्लाई करेंगे और उसका 10% निकालेंगे. So rent paid minus 10% of salary for the relevant period. अमाउंट आ गई है हमारी 7680. और थर्ड केस हमने क्या लेना है? 50% ऑफ सैलरी. सैलरी अगेन बेसिक सैलरी प्लस डियरनेस अलाउंस. सो 3000 प्लस 600 मल्टीप्लाई बाय 12, उसका 40%. डन. अब यहाँ पर हमारे पास हर एक केस में 3 फिगर्स आ चुकी हैं. उन 3 फिगर्स से ही आपको अपनी मिनिमम फिगर पिक करनी है. Either it is 10,800 or 7680 or it is 17,280. This or this. Minimum of this 7680. अब इस मिनिमम अमाउंट को एक्चुअल HRA से माइनस किया जाता है और वो कहाँ पर अब माइनस किया गया है? हेयर. 10,800 एक्चुअल HRA, मिनिमम फिगर माइनस whatever is left, it will get added to your basic salary. उस परफॉर्मे में जो हमने परफॉर्मा फर्स्ट क्लास में डिस्कस किया था, जहाँ पर हमने ये मेंशन किया था हमारे कुछ अलाउंसेस को टैक्सेबल किया जाता है. आपके अलाउंसेस, पर्क्स, एक्स्ट्रा बेनिफिट्स को बेसिक सैलरी में ऐड करके ग्रॉस सैलरी निकाली जाती है. ग्रॉस सैलरी में से सेक्शन 16 की डिडक्शंस दी जाती हैं एंड देन यू गेट द नेट सैलरी टैक्सेबल. सो हमें 10,800 रिसीव हुआ बट बाकी का उसमें से कॉम्पोनेंट एग्जम्प्ट है, सिर्फ 3120 ही टैक्सेबल है. अगर ये क्वेश्चन होता एक मेट्रो सिटी का तो हम 40% की जगह 50% थर्ड कॉम्पोनेंट में वैल्यू निकालते. So this is the case of your HRA. Just try to solve this example at your own and then we will continue with rest of the HR allowances जो हमारे इस टॉपिक में पेंडिंग है from the next class. Thank you.